हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाइडेंटेड लिगेंड? कौन सा डाइडेंटेड लिगेंड है? तो डाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है? जिसमें एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेटिंग एटम होता है और वो साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन करता हो जो कि स्टेबल हो। ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास एक ही लोन पेयर है, तो एक ही कोऑर्डिनेटिंग एटम है, तो इसमें तो पॉसिबिलिटी है नहीं कि ये डाइडेंटेड लिगेंड का बिहेव करेगा, तो ये नहीं होगा। N2H4, तो N2H4 में दो नाइट्रोजन एटम है और ये दोनों के पास एक लोन पेयर है, लेकिन ये जो होगा वो डाइडेंटेड लिगेंड नहीं होगा, क्योंकि ये जब मेटल के साथ कोऑर्डिनेटिंग करता है तो 3 मेंबर्ड स्ट्रैंड रिंग का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसलिए N2H4 भी नहीं होगा। तो एक ही चॉइस है, C होगा। C2O4 माइनस ऑक्सीलेटो इसको कहते हैं। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O पे माइनस चार्ज होता है और 3 लोन पेयर्स हैं। तो ये जब मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करता है तो ये 5 मेंबर्ड स्टेबल रिंग का फॉर्मेशन करता है और एक से ज़्यादा इसमें कोऑर्डिनेटिंग एटम है, डोनर एटम है, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्बीडेंटेड लिगेंड? एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है? ऐसा लिगेंड जिसमें एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेटिंग एटम होगा और दोनों में से कोई एक ही कोऑर्डिनेटिंग एटम मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करता हो। ठीक है, तो Cn माइनस में क्या होता है? C और N के बीच में एक बॉन्डिंग होता है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है और माइनस चार्ज जो होता है वो कार्बन पे होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? अगर कार्बन एज ए डोनर एटम बिहेव करता है तो मेटल के साथ इस तरह से कोऑर्डिनेशन होगा, और अगर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये भी डोनर एटम का बिहेव कर सकता है। ठीक है, नाइट्रोजन के एटम के थ्रू कोऑर्डिनेटिंग होगा या कार्बन के थ्रू कोऑर्डिनेटिंग एटम होगा। तो जब ऐसा कोई लिगेंड हो कि दोनों में से कोई भी एक एटम मेटल के साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है, ठीक है, डोनर का बिहेव कर सकता है, तो वैसे लिगेंड को हम लोग एम्बिडेंटेड लिगेंड कहते हैं। और यहाँ पे सिर्फ बी में ऐसा ऑप्शन नजर आ रहा है, तो केवल बी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following type of complexes shows geometrical isomerism? ठीक है, कौन सा geometrical isomerism शो करता है? ठीक है, geometrical isomer क्या होता है? सेम मॉलिकुलर फार्मूला होता है, लेकिन जो लिगेंड्स का जो अरेंजमेंट होता है अराउंड द सेंट्रल एटम वो डिफरेंट तरीके से होता है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनता है सिस ट्रांस फेसियल मेरिडियोनल इस तरह का। तो ये जो है ऑल टेट्राहेड्रल 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होता है, यानी Ma4 टाइप्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस शो करता है, लेकिन सिस ट्रांस पॉसिबल किसमें होगा? जिसमें Ma2B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, या AB का होल ट्वाइस टाइप कॉम्प्लेक्स हो डाइडेंटेड लिगेंड जिसमें दोनों डोनर एटम अलग अलग हो। ठीक है, यानी कि सभी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन भी गलत है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टाइप Ma5B, Ma5B भी अगर कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, तो सिस ट्रांस बनेगा नहीं इसमें, इसलिए ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ Ma3B3 टाइप, इसमें फेसियल और मेरिडियोनल बनता है। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इन COEN का होल 3 Cl3। ठीक है, इसमें कॉम्प्लेक्स आयन देखेंगे तो क्या है? CO कोबाल्ट, En का होल 3 3+। ठीक है,
तो जो EN है, ठीक है, ये एब्रिविएशन होता है, इथाइलिन डाइएमीन है एक्चुअली, ठीक है। तो अगर इसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स अगर ड्रॉ करते हैं तो क्या हो जाएगा, एब्रिविएशन EN का शॉर्ट फॉर्म में इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, NN शो करते हैं इस तरह से। तो ऐसा ये पूरा एक EN हो गया, ये दूसरा EN हो गया, और ये तीसरा EN है, ठीक है। तो इसमें सिस ट्रांस तो पॉसिबल नहीं होगा, यानी स्टेरियो आइसोमर मीन्स क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल। तो ज्योमेट्रिकल इसमें पॉसिबल है नहीं, लेकिन ऑप्टिकल हो सकता है। नन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस हो सकता है। अगर नन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस ड्रॉ करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स आयन है, इस पे चार्ज 3+ है, इस तरह से दिखाएंगे इसको बिग ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो इसका जो नन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस होगा, ठीक है, वो इस तरह का होगा। इसका मिरर इमेज, इसका इमेज इधर बनेगा, थ्री प्लस, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, नन सुपर इम्पॉसिबल है, ठीक है। मान लेते हैं अगर एक एल फॉर्म है तो दूसरा डी फॉर्म होगा, या एक डी फॉर्म है तो दूसरा एल फॉर्म होगा, ठीक है। यानी कि इसमें डी एल फॉर्म बन रहा है, यानी ऑप्टिकल हो रहा है, ठीक है। यानी दो ऑप्टिकल है ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल आइसोमर जो है इसमें दो है, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमर 0 है, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमर जो होता है वो ऑप्टिकल प्लस ज्योमेट्रिकल होता है, यानी टोटल स्टीरियो आइसोमर इसमें 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेप ऑफ PtCl4 2-, ठीक है। तो PtCl4 2- में शेप डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो प्लेटिनम का 2+ आता है, तो ये 2+ हो जाएगा, ठीक है। तो ये निकेल ग्रुप का है। आपको पूरा कॉन्फ़िगरेशन करने का जरूरत नहीं है। निकेल का अगर याद है Ni2+ का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो वही Pt2+ का होता है। एस में इलेक्ट्रॉन अलग अलग होगा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो Pt2+ और Ni2+ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा Pt2+ में, जैसे Ni2+ में क्या होता है, आर्गन होता है, ठीक है, और 3d8, ठीक है। तो इसके नीचे प्लेडियम होता है, यानी Pd2+ का अगर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आर्गन के बाद क्या होता है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन होता है, ठीक है। और ये हो जाएगा 3d के जगह पर इसमें हो जाएगा 4d8। और Pt2+ के लिए करेंगे तो आर्गन क्रिप्टन के बाद जेनोन होता है, तो Xe, और 4d के जगह पर ये 5d होगा, इसको 5d सीरीज कहते हैं, 5d8, ठीक है। तो 5d में जो इलेक्ट्रॉन्स है, आ, वो क्या हो जाएगा, डी में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। डी में 8 इलेक्ट्रॉन को किस तरह से अरेंज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब बात ये है कि स्क्वायर प्लेनर होगा या टेट्राहेड्रल होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इनर डी ऑर्बिटल अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए या आउटर डी ऑर्बिटल अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए। तो इनर डी ऑर्बिटल जो होता है वो डिपेंड करता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के ऊपर। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो होता है, ठीक है, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें से एक फैक्टर होता है लिगेंड का स्ट्रेंथ, दूसरा फैक्टर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर बढ़ता है, ठीक है, तो स्प्लिटिंग एनर्जी जो होता है वो इंक्रीज करता है, और इनर डी ऑर्बिटल वहाँ अवेलेबल होता है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो उस केस में भी इनर डी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। तो क्लोरीन तो वीक लिगेंड के कैटेगरी में आता है, इसीलिए अगर निकेल होता है, NiCl4 होता है, तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स जो होगा वो अवेलेबल नहीं होता बॉन्डिंग के लिए। लेकिन चूंकि प्लेटिनम है जो कि 5 लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसका डी का जो इलेक्ट्रॉन है वो 5d में जा रहा है, इसलिए यहाँ पे बॉन्डिंग के लिए ये इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर हो जाता है, ठीक है, इन द कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इन PtCl4 2-। आइसोलेटेड आयन में यही कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, लेकिन Pt2+ आयन में जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, वो ये हो जाता है 1 2 3 4 5
6 7 8, ठीक है। तो ये वाला खाली रह जाएगा। तो ये जब खाली होता है तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए इनर डीऑर्बिटल यूज होता है और हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होता है। जब हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होता है तो शेप जो होता है स्क्वायर प्लेनर होगा, इसलिए PtCl4 2- और PdCl4 2- दोनों का जो ज्योमेट्री होगा वो स्क्वायर प्लेनर होगा, लेकिन NiCl4 2- में टेट्राहेड्रल हो जाता है, ठीक है। उसी तरह अगर NiCN4 होगा, ठीक है, तो वहाँ पे स्क्वायर प्लेनर होता है, लेकिन NiCl4 में टेट्राहेड्रल होता है। तो इस कॉम्प्लेक्स के लिए ये स्क्वायर प्लेनर होगा, क्योंकि इनर डी ऑर्बिटल अवेलेबल है। इनर डी ऑर्बिटल इसलिए अवेलेबल है क्योंकि Pt2+ का इलेक्ट्रॉन 5d में है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर d का इंक्रीज कर रहा है, जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा उतना स्प्लिटिंग ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन KCrH2 का होल ट्वाइस C2O4 का होल ट्वाइस। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, रूल अप्लाई करते हैं। लिगेंड का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, ठीक है। अल्कली मेटल या हेलोजेंस जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, टोटल का सम 0 होता है। तो यहाँ पे पोटासियम का +1 हो जाएगा, ठीक है। क्रोमियम का निकालना है, इसको x मान लेते हैं। H2 न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 हो जाएगा इसका चार्ज, और C2O4 2- जो होता है इसका -2 चार्ज होता है, और ये 2 है लिगेंड, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू ये 2 × 2 -4 और +1 हो जाएगा -3, उधर जाके हो जाएगा +3, ठीक है। तो क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन COCl का होल ट्वाइस Cn। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, जितना कोऑर्डिनेटिंग आइटम होगा। तो ये डाइडेंटेट लिगेंड है तो इसमें 2 कोऑर्डिनेटिंग आइटम, ये मोनोडेंटेट लिगेंड है तो 1 कोऑर्डिनेटिंग आइटम। तो कोऑर्डिनेटिंग आइटम 2 हो गया, लिगेंड 2 हो गया, तो 2 × 2 प्लस Cn मोनोडेंटेट लिगेंड है तो 1, तो टोटल कितना हो 6, ठीक है। इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6 यानी D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, इसमें कितना आयंस प्रोड्यूस होगा, तो इसको आयोनाइज कर देते हैं। CONH3 का होल 6 2 + 2 Cl-, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स आयन 1 है और क्लोराइड आयन 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए 3, यानी करेक्ट आंसर इसका बी होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, among the following the most stable complex is। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्टेबिलिटी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी पे डिपेंड करता है, लिगेंड के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, और चिलेशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो जितना भी कंपाउंड है सभी में आयरन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट सभी का सेम है, एटम भी सेम है, ठीक है। डी ऑर्बिटल के लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो भी सेम है, लिगेंड सबका अलग अलग है। अब अगर मोनोडेंटेट और डाइडेंटेट में देखेंगे तो डाइडेंटेट लिगेंड अगर है वो चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है तो वो मोस्ट स्टेबल होता है, ठीक है। तो EN इथाइलिन डाइएमीन हो गया चिलेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इथाइलिन डाइएमीन चिलेटेड कॉम्प्लेक्स हो गया, इसलिए आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, synergic bonding in carbonyl complex is formed by donation of electron pair from। synergic bonding क्या होता है, ये कार्बोनाइल कंपाउंड में ही बनता है, कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ही बनता है। यानी कोई मेटल है जैसे NiCO का होल 4, ठीक है, तो इसमें कार्बोनाइल है, इसमें निकेल है, तो यहाँ synergic bonding हो सकता है, ठीक है। तो कैसे बनता है, मेटल का इसमें जो सिनर्जिक बॉन्डिंग होता है वो मेटल के पास जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, मेटल का पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और जो लिगेंड होता है लिगेंड का
वैकेंट ऑर्बिटल दोनों के बीच में पाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो मेटल के पास तो डी में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहता ही है, और वैकेंट ऑर्बिटल किस में होता है? जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है, कौन सा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे यहाँ लिगेंड, कौन सा लिगेंड के लिए ये होगा? कार्बोनिल के लिए होगा। तो कार्बोनिल का हम अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन करें तो पहले टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। तो 6 हो गया कार्बन का और 8 हो गया ऑक्सीजन का। 14 जो होता है वो N2 का होता है, यानी कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन N2 के जैसा होगा। सिग्मा 1s स्टार, दो इलेक्ट्रॉन होगा। सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद इसमें N2 के केस में क्या होता है? पाई में पहले इलेक्ट्रॉन आ जाता है, पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, और पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, और उसके बाद होता है सिग्मा 2pz। अगर जेड एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान लेते हैं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके बाद जो खाली ऑर्बिटल बच जाता है वो 2py एंटी बॉन्डिंग और पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, यानी वैकेंट जो ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, वो पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गया। यानी सिनर्जिक बॉन्डिंग जो होगा वो मेटल का जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो डोनेट करता है जो वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है लिगेंड का। कौन सा लिगेंड? कार्बोनाइल। ठीक है, यानी यहाँ पे जो लिगेंड होगा वो कार्बोनाइल होता है। ठीक है, कार्बोनाइल में और मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग होता है और वो पाई बॉन्डिंग होता है, उसी को सिनर्जिक बॉन्डिंग कहा जाता है। ठीक है, और मेटल यानी कि ऑप्शन अगर देखें तो होगा ए, मेटल टू पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड।